नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 9th का हम चैप्टर 3 तक पढ़ा चुके हैं और चैप्टर हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं 4, जिसका नाम क्या है, संस्थाओं का कामकाज। तो हमारे देश में जो कोई भी काम होता है तो एक संस्था के माध्यम से होता है, ना कि एक लोग के द्वारा। तो जैसे कि कोई फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो हम लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ना कि बोलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का, ये जिसका नाम है मुख्य न्यायाधीश का मतलब वो उसका नाम लेकर हम नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया। तो यह एक संस्था है। तो हमारे देश में मुख्यतः जो संस्थाएं होती है तो किस तरह संचालन होता है संस्थाओं का और किस तरह देश के लिए, लोगों के लिए क्या काम करती है, और ये सब हम इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ अध्ययन करेंगे। तो कामकाज माने होता है क्या कि काम, उसका कामकाज। जिस तरह आपके घर में अगर कोई काम होता होगा, एक परिवार है, उस परिवार में क्या, उस परिवार में सभी लोगों को अलग अलग काम होते हैं। जैसे पापा का काम होता है बाहर से सामान खरीदना, मम्मी का ज्यादातर होती है, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलता है मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है, और दादी क्या करती है, बाहर में कुछ चावल उबल क्या करते हैं, सूप वूप से फटकती है। और ये सब अलग अलग सबका काम है, लेकिन एक परिवार के द्वारा क्या होता है, कामों का संचालन होता है। उसी तरह हमारे देश में विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य देखना, कानून कौन बनाएगा, फैसला कौन सुनाएगा, कानून को लागू कौन करवाएगा। तो इन सब चीजों के लिए हमारे देश में एक संस्था की जरूरत होती है। उस संस्था के द्वारा सारे कामों को संचालन होता है, ना कि एक व्यक्ति के द्वारा। बल्कि करते हैं एक व्यक्ति, लेकिन उसमें बहुत सारे व्यक्ति का योगदान रहता है, इसलिए बोला जाता है क्या, संस्था। तो इस चैप्टर में क्या जानेंगे, संस्थाओं का कामकाज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमसे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग है भैया, 3 अंग हैं। कौन कौन, ये हम क्लास 8 में भी पढ़ा चुके हैं। सरकार के न्यायपालिका हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, चैप्टर 5 क्लास 8 में, उसमें हम पढ़ाए थे सरकार के 3 अंग है। एक होता है विधायिका, क्या होता है, विधायिका। विधायिका 2 स्तर की होती है, एक केंद्र स्तर का, केंद्र में होता है मुख्यतः लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एक और होता है राष्ट्रपति, खैर इसको राष्ट्रपति। और दूसरी विधायिका होती है राज्य के स्तर पर। राज्य में होता है क्या, विधानसभा और दूसरी विधान परिषद, और तीसरा रख सकते हैं राज्यपाल। तो हम जानेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अधिकार। लोकसभा में प्रधानमंत्री बैठते हैं और इसमें तरह तरह के मंत्री बैठते हैं जो कि विभिन्न तरह के फैसले लेते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। और ये इसमें क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। अब ये होता है विधायिका का आखिर काम क्या होता है, आपके दिमाग में ये आता होगा आखिर विधायिका का काम क्या होता है। तो नीतियों का निर्माण करता है, क्या करता है मित्रों, नीतियों का निर्माण करता है विधायिका, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे, ये नंबर 1, नंबर 2
कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होता है? नीतियों को लागू कराना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नीतियों को लागू करना। ठीक है, यानी हमारे नीति माने कानून, कानून माने जो नियमों का एक समूह होता है देश में चलाने के लिए, एक नियम होता है, उसके बहुत सारे समूह को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो या नीति बोल सकते हैं। तो नीतियों को लागू करवाता है कौन? कार्यपालिका। ठीक है, यहां तक आप लोग कंफर्म हो गए। तो कार्यपालिका का काम क्या हो? नीतियों को लागू करना। अब कार्यपालिका दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा क्या? अस्थाई कार्यपालिका। ये क्या होता है? अस्थाई कार्यपालिका। ठीक, अब ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका माने जिसे हम चुनकर भेजते हैं। हम माने जनता, जनता मतलब आप सभी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। तो जिसे हम चुनकर एक मतलब कि कुछ सीमित समय के लिए हम भेजते हैं। मान लीजिए हम 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो हो गया राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल कार्यपालिका। और दूसरा होता है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है? जो पढ़ लिख कर, महारत हासिल कर मतलब ज्ञान का भंडार होता है उसके पास, वो भी एक तरह से कार्यपालिका है। कानून को लागू कराता है, नीति को अच्छे तरह से गांव के स्तर पर लागू कराता है, उसे भी तो हम कार्यपालिका कहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जो नेता लोग होते हैं वही नीति को लागू करेंगे, नहीं। जो हमारे प्रशासन होते हैं, जैसे सिविल सेवा में जो अधिकारी होते हैं, पुलिस विभाग होते हैं, और जितने भी मतलब एसडीएम होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब नीति को लागू करते हैं। तो ये सब ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ समय के लिए बनते हैं, ये तो हमेशा के लिए न बनते हैं। जब तक इसका मतलब रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक के लिए ये बनते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रशासन को क्या कहते हैं? अस्थाई कार्यपालिका। इसमें लोग नहीं चुनते हैं, इसे मतलब ज्ञान के माध्यम से पढ़ लिख कर वह मतलब कार्यपालिका में भाग लेते हैं और वह देश में नीतियों को लागू करवाता है। और जो कि राजनीतिक कार्यपालिका में हम उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसमें जनता के द्वारा चुनकर हम एक कुछ समय के लिए उसको हम चुनते हैं और वह नीतियों को अच्छे तरह से लागू करवाता है। यहाँ तक कन्फर्म। और तीसरी बात होती है न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है? विवादों का निपटारा। क्या होता है? विवादों का निपटारा। अब मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, उस नदी में एक मान लेते हैं दक्षिण भारत का एक कृष्णा नदी है, ठीक ना। तो कृष्णा नदी में दो राज्यों का विवाद हो जाता है, ठीक। एक मान लेते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। एक कृष्णा नदी जा रही है, कर्नाटक राज्य में भी बहती है और तमिलनाडु राज्य में भी बहती है। एक सीमा पर इसका, ये दोनों राज्यों की सीमा पर ये नदी जा रही है, प्रभावित हो रही है। तो यहाँ के कर्नाटक की सरकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये मेरे क्षेत्र में है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर हम बांध बनाएंगे, हम इसका मतलब फायदा उठाएंगे। तो ये बोलते हैं कि ये मेरे क्षेत्र में है। और एक तमिलनाडु का सरकार है, ठीक ना, तमिलनाडु का सरकार है, ये बोलते हैं नहीं, ये कृष्णा नदी हमारे क्षेत्र में है तो हम कानून बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कानून नहीं, सॉरी, हम बांध बनाएंगे, हम अपनी पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, हम आपको पानी नहीं देंगे। तो ये दोनों में हो जाता है मतभेद, ये दोनों व्यक्तियों में हो जाता है क्या भैया? मतभेद।
अब इसका निपटारा कौन करेगा? यहाँ तो समस्या है, दोनों तो ऐसे में झगड़ा करेगा तो प्रजा का नुकसान होगा, क्योंकि काम नहीं कर पाएगा, दोनों झगड़े में ही लगे रहेगा। तो ये दोनों मतभेद हो जाता है, तब बोलता है एक ये दोनों, अरे भैया झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, चलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो एक केंद्र लेवल पर एक सर्वोच्च संस्था है, जिसमें मतलब प्रमुख फैसले सुनाए जाते हैं, उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ठीक ना। तो हमारे देश में एक सर्वोच्च संस्था है। तो हमारे देश, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कितने स्तर की अदालतें होती है? 3 मुख्यतः। एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है राज्य स्तर पर, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं, और तीसरा क्या होता है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको बोलते हैं। तो जब इन दोनों को मतलब अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट जो होते हैं वहां पे फैसला नहीं मिल पाता है, तो ये कहाँ आता है? न्यायपालिका के पास। यानी कि बोलता है न्यायपालिका मुझे न्याय चाहिए। ये बोलेगा ये हमको मतलब टॉर्चर कर रहा, हमारी नदी हमारे क्षेत्र में नहीं आने दिया जा रहा, ये बोलेगा। फिर वही बात, तो ये मतभेद को कौन हल करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसका नाम ही देखिए, न्यायपालिका, न्याय का पालन करने वाला न्यायपालिका, लोगों को न्याय दिलाता है। तो ये कार्यपालिका जो है इस चैप्टर में संस्थाओं का कामकाज में बहुत अच्छे से डिटेल से है, जिसमें से कि राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में हम जानेंगे, अस्थायी कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज घबराएं नहीं, क्योंकि इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका कुछ हम बैकग्राउंड ले गए और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानना है, इसलिए हम बताना पड़ा। तो इससे घबराए नहीं कि ये सब क्या है, इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से जानेंगे राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है, प्रधानमंत्री के काम क्या होते हैं, राष्ट्रपति के काम क्या होते हैं, और हमें जो संस्थाएं होती है उसका जो कामकाज की आवश्यकताएं क्यों होती है। अगर सोचिए हमारे देश में संस्थाएं ही ना रहे तो आखिर कामकाज हमारे देश में कैसे चलेगा। तो यही बात आती है कि हमें संस्थाओं का कामकाज जो होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम मिटाकर लिखते हैं। और आखिर क्या जान रहे थे, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्या है इस टॉपिक का नाम? आवश्यकता क्यों है। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हमको आवश्यकता क्यों, हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना आवश्यक क्यों है। तो क्या हम जान रहे थे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि जो एक संस्था होता है वो राजनीतिक के द्वारा चलता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और विधायिका और कार्यपालिका। तो ये जो संस्था है, संसद भी एक संस्था है, जो लोकसभा राज्यसभा है ये भी एक संस्था है। तो आखिर हमें इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है। तो ये सब, यह देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आधार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह होता है। यानी सरकार और लोगों के जीवन के जो अधिकार को, प्रक्रियाओं को संचालन करने वाली एक समूह होता है, उसी लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात क्या है, विभिन्न संस्थाओं का कार्य करता है, इसलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्या होता है, जो संसदीय शासन वाला जो रूप होता है अधिकतर, उसी को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, कैबिनेट रूप कहा जाता है। तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था है संसदीय, जिसमें राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है और नाम मात्र की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होता है, और जो मतलब वास्तविक अधिकार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास।
तो आप लोग मतलब पॉलिटिकल में आगे पढ़िएगा, अध्यक्षीय शासन पद्धति और संसदीय शासन पद्धति। तो संसदीय शासन पद्धति वाले स्वरूप को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट रूप। कैबिनेट रूप। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं, यह भी एक क्या है? संस्था है। प्रधानमंत्री दरअसल कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक संस्था है, यह एक पद है। इस पद पर समय समय पर विभिन्न समय में विभिन्न लोग वहां पे जाते हैं और अपनी काम करते हैं। तो मतलब अगर मान लेते हैं हम प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संस्था है जो कि एक संविधान के द्वारा लक्ष्मण रेखा के अंदर उसे काम करना होता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री एक पद है या एक संस्था है। तो प्लीज प्रधानमंत्री एक व्यक्ति कहना बंद करें, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या एक पद है या एक संस्था है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं, यहाँ भी बोल रहा है, ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत, जो कानून नीतिगत फैसले करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नीतिगत फैसले करते हैं और कैबिनेट में भी अपनी सब मिलकर फैसले करते हैं। तो यह एक क्या संस्था है। मंत्रियों द्वारा किए गए, मंत्री क्या होता है? मंत्री तो आप लोग जानते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब मंत्री होता है। तो मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के कार्यों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह भी जिम्मेदार होते हैं। मतलब नौकरशाह मतलब प्रशासनिक जो होता है, ब्यूरोक्रेसी, वो भी जिम्मेदार होते हैं। तो आप लोग ये भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, जिसमें से कि कोई काम होता है तो अगर मुख्य न्यायाधीश करते हैं और कोई भी काम कोई भी काम, तो उसको हम ये नहीं कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इस जज ने ये किया, हम बल्कि ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। तो यह एक संस्था है। अब हम लोग जानेंगे राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। क्या जानेंगे? राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, ये आप थोड़ा सा जान गए होंगे। और अभी हम क्या जानेंगे? राजनीतिक कार्यपालिका। तब जानेंगे हम अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है और राजनीतिक कार्यपालिका का काम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आखिर कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका हम कर रहे हैं, तो कार्यपालिका अगर अर्थ नहीं समझे, उसका काम मतलब क्या होता है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या होता है, कार्यपालिका का एक हम डिफिनेशन जानते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी बुक में भी इसका परिभाषा दी हुई है। तो ये क्या होता है? व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास, किसके पास? जिसके पास देश के, क्या भैया, देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनने और फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो जैसा कि हम वर्णन कर चुके हैं, कार्यपालिका दो तरह से होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका। तो हम अभी पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका, और मतलब यहाँ लिख चुके हैं राजनीतिक कार्यपालिका। अब दूसरी क्या लिखेंगे? अस्थायी कार्यपालिका। सॉरी, यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ कार्यपालिका। अब यहाँ लिखते हैं हम राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है आप जान गए। प्रमुख नीतिगत फैसले करना, नीति बनाना, उसे लागू करना कार्यपालिका कहलाता है। राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक, ये लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे आगे भी है मतलब कार्यपालिका, ठीक। और दूसरी क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका। ठीक।
अब ये क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका आगे भी पहले भी हम बता चुके हैं, यानी ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा निर्वाचित। ठीक। और दूसरी बात क्या? एक खास अवधि के लिए होता है। खास अवधि के लिए मतलब हम चुनते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए फिर चुनेंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमेशा जिंदगी भर के लिए उसको मतलब हमेशा उसको नहीं चुनते। 7 साल के लिए 55 साल के लिए उसको हम नहीं चुनते, बल्कि हम किस जो संविधान में उसको 5 साल के लिए चुना जाता है, जो 5 साल के लिए ही चुनते हैं, खास अवधि के लिए। दूसरी बात क्या है? ज्ञान होना जरूरी नहीं है इसका। ज्ञान होना जरूरी नहीं। आप लोग अगर ये देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं, क्या एक राजनेता के लिए ज्ञान होना जरूरी है आज के युग में? अगर आपको लगता है कि ज्ञान होना जरूरी है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, हाँ ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो इसका हाँ ना दोनों में जवाब दे सकते हैं। क्यों ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ये सवाल आता है। क्योंकि हमारे देश में मतलब अगर सब पूरा संस्थाओं पर पढ़े लिखों का अधिकार हो जाए तो क्या होगा? आम जनता को अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं और उसे काम करने की जज्बा होती है। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसमें अच्छे काम करने की जज्बा नहीं होती है, होती है। इसलिए सभी को अवसर है राजनीति में जाने के लिए। जिस तरह आप एक मैच खेलते हैं, अगर मैच खेलते हैं तो उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है, बस कि उस खेलने आना चाहिए। उसी तरह अगर लोगों को भला चाहते हैं, लोगों का हित चाहते हैं, तो उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें समझदारी होनी चाहिए, लोगों को हित करने की मंशा होनी चाहिए। तो यही बात है। इसमें क्या होता है? अस्थायी कार्यपालिका में इसमें सरकार द्वारा चुने जाते हैं। सरकार द्वारा परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। इसमें जनता भागीदारी नहीं करते हैं। इसमें ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान मतलब पढ़ा लिखा डिग्री होना आवश्यक है। ठीक। क्या मतलब ये शिक्षित होता है और इसे प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। ठीक ना? शिक्षित होता है, यही हो गया, शिक्षित होता है। इसे सिविल प्रशासक भी कहते हैं। प्रशासन ब्यूरो भी कहते हैं। ये अस्थायी होता है। इसका जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक ये अस्थायी कार्यपालिका काम करते रहेगा। तो इसलिए परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है। अगर परीक्षा में फेल हो जाता है तो ये कार्यपालिका काम नहीं संभाल पाएगा। तो ये ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें शिक्षित होता है, सिविल प्रशासक भी इसको हम बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या है, तब जानेंगे राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है। हम लोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट में कौन कौन बैठते हैं? तो जो प्रमुख मंत्री होते हैं वो बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देने योग्य बात है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति जो होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो एक सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री के बनने के लिए आपको एक पार्टी से सांसद होना चाहिए, तभी आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक। बहुमत पार्टी के नेता को ही नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री, यानी जो राष्ट्रपति है, जो जिस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा उसी पार्टी के एक मंत्री को, एक कैंडिडेट को क्या मतलब करेगा? प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर, ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। एक सलाह लेते हैं और दूसरी मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार आखिर क्या क्या है। उसके बाद मंत्री का आखिर अधिकार क्या क्या होता है। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं करते, लेकिन उसको कुछ अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं ये सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होता है, जितने भी सरकार हैं वो सभी सरकार का कौन प्रमुख होता है, तो पीएम प्रमुख होता है। ठीक। और दूसरा है कैबिनेट बैठक जब होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये प्रधानमंत्री साहब होते हैं। तो और तीसरी बात क्या है, विभिन्न विभागों का कार्यों का समन्वय करता है। मतलब विभाग का कार्य क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका काम होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है। विभागों का निगरानी करता है। मंत्रियों का काम का वितरण, मतलब ये वितरण देता है कि कोई भी मंत्री को कौन से आपको काम करना है, और पुनः वितरण के लिए भी उसे आदेश दे सकता है। हालांकि गठबंधन के कारण पीएम के कुछ अधिकार सीमित हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि गठबंधन क्या होता है। तो जब कोई सांसद या विधायक जब बहुमत उसको नहीं मिल पाता है अपनी सरकार बनाने के लिए, दूसरे दल में शामिल होकर एक सरकार बनाती है, उसे हम गठबंधन कहते हैं। गठ मतलब हाथ में हाथ मिला देना। तो जब दो पार्टी आपस में मिलाकर एक सरकार बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। तो जब गठबंधन आया तो प्रधानमंत्री का अधिकार कुछ सीमित हो गया। जाहिर सी बात है, जब दो लोग मिल जाएंगे तो उसका अपना पर्सनल अधिकार तो होगा नहीं, क्योंकि उसका भी अधिकार दिखना होगा। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में जान लिए थे, और अभी हम लोग जानेंगे क्या जाने थे, प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में जान लिए थे, और अभी हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के अधिकार आखिर क्या क्या होता है। तो ये राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति वाली है यहाँ पे व्यवस्था, और जिसमें कि जो वास्तविक शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, और नाम मात्र की शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसी तरह हमारे देश में राष्ट्रपति का जो शक्तियां हैं वो भी नाम मात्र की है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें उसको विशेष अधिकार दिया गया है, वो आपातकाल भी लगा सकता है विशेष परिस्थिति में। और ठीक, राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है। ठीक, कार्य इसका क्या है, राष्ट्रपति का राजनीतिक संस्थाओं का निगरानी करता है कौन, ये राष्ट्रपति। तो इसका चयन कौन करता है, ठीक, प्रत्यक्ष नहीं होता है चयन। राष्ट्रपति का चयन क्या होता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि संसद के सदस्य और राज्य के जो विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा, मतलब संसद के सदस्य और विधानसभा के जो विधायिका होते हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, इसका नियुक्त मतलब राष्ट्रपति जो है ये किसको किसको नियुक्त कर सकते हैं। तो इसके हम पहले पिछले वीडियो में चुनाव आयोग का जो पावर पढ़ाए थे उसमें हम चुनाव आयोग के जो मुख्य होते हैं उसको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये हम बात बता चुके हैं, यहाँ भी बात है तो बता ही रहे। इसका किसको किसको नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश को करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसी मैंने सुप्रीम कोर्ट, और ऐसी मैंने हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल का भी करता है। चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं उसका भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राजदूत का भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पर समझौता करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति का होता है। रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। तो क्या होता है, रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर। अब यहाँ पे कुछ बुक में है न्यायपालिका के बारे में,
तो हम न्यायपालिका के बारे में विस्तार से एक चैप्टर में ही क्लास 8 का 5 लेसन में न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।